प्राचीन मिस्र ने कल्पना को मोहित किया है क्योंकि हमने सबसे पहले ग्रेट स्फिंक्स से रेत को साफ किया था। पिछली 2 शताब्दियों से यह पुरातत्वविदों और इतिहासकारों के लिए एक जुनून रहा है। यह एक ऐसी भूमि है जिसके रहस्यों को हमने धीरे धीरे सुलझाते हुए वर्षों बिताए हैं। इतने समय के बाद भी, हालांकि अभी भी बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं। प्राचीन दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खोजें अभी भी मिस्र की रेत के नीचे छिपी हुई है, जो प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रही है। अधिक बार नहीं, इस तरह के रहस्योद्घाटन केवल और अधिक रहस्य और अनुत्तरित प्रश्न उत्पन्न करते हैं। 10. मिस्र का खोया हुआ भूलभुलैया। 2500 साल पहले मिस्र में एक विशाल भूलभुलैया थी, जिसे देखने वाले के शब्दों में पिरामिडों को भी पार कर गया। यह एक विशाल इमारत थी जो 2 मंजिला ऊंची थी। अंदर एक अविश्वसनीय 3000 अलग अलग कमरे थे, जो सभी मार्गों के एक घुमावदार चक्रव्यूह से जुड़े हुए थे, जो इतने जटिल थे कि कोई भी बिना गाइड के अपना रास्ता नहीं खोज सकता था। नीचे भूमिगत स्तर था जो राजाओं के लिए एक मकबरे के रूप में कार्य करता था, और सबसे ऊपर एक विशाल पत्थर से बनी एक विशाल छत थी। अनगिनत प्राचीन लेखकों ने इसे पहली बार देखने का वर्णन किया था, लेकिन 2500 साल बाद हम अभी भी सुनिश्चित नहीं है कि यह कहाँ है। हमने इसके सबसे करीब जो चीज पाई है वो 300 मीटर चौड़ा 1000 फीट पत्थर का पठार है, जो कुछ लोगों का मानना है कि कभी भूलभुलैया की नींव थी। यदि ऐसा है, हालांकि शीर्ष कहानियां समय के साथ पूरी तरह से खो गई है। 2008 में भू रडा विशेषज्ञों की एक टीम ने पठार को स्कैन किया और पाया कि नीचे एक प्राचीन लेखक द्वारा वर्णित एक भूमिगत भूलभुलैया दिखाई देती है। हालांकि अभी तक किसी ने भी इसकी खुदाई नहीं की है और न ही इसके अंदर कदम रखा है। जब तक कोई इसे भूलभुलैया में नहीं बनाता है, तब तक हम निश्चित रूप से नहीं जान पाएंगे कि हमें वास्तव में मिस्र का सबसे बड़ा पुरातात्विक आश्चर्य मिल गया है या नहीं। 9. मिस्र की अनजान रानी। 2015 में पुरातत्वविदों ने एक महिला की कब्र पर ठोकर खाए, जिसे मिस्र के पुराने साम्राज्य के महान पिरामिडों के बीच दफनाया गया था। उसकी मकबरे में उसे राजा की पत्नी और राजा की मां दोनों कहते हुए शिलालेख थे। 4500 साल पहले जब यह महिला जीवित थी, तो वह ग्रह पर सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक रही होगी। उसके पास राष्ट्र की किसी भी अन्य महिला की तुलना में अधिक शक्ति होती, और किसी को भी पता नहीं है कि वह कौन है। इतिहासकारों ने उसे खेंटाकाविस 3 करार दिया है, इस धारणा के तहत कि वह रानी खेंटाकाविस 2 की बेटी थी। उनका मानना है कि वह फिरौन नेफेरेफ्रे की पत्नी और फिरौन मेकाहुर की मां हो सकती है, लेकिन वे वास्तव में नहीं जानते। वे बस अनुमान लगा रहे हैं। अगर उसका नाम खेंटकाविस 3 था, तो हमने जो कुछ भी पाया है उसमें उसका कोई संदर्भ नहीं है। वो जो भी थी, कभी अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली महिला थी, लेकिन आज वो एक पहेली से कुछ अधिक है। 8. इजराइल का स्फिंक्स। 2013 में इजराइल के तेल हजोर में पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा मिला जिसकी उन्होंने मिस्र से इतनी दूर मिलने की कभी उम्मीद नहीं की थी। एक 4000 साल पुराना मिस्र का स्फिंक्स। विशेष रूप से उन्हें मूर्ति के पंजे मिले जो एक आधार पर आराम कर रहे थे। ऐसा माना जाता है कि इसके बाकी हिस्से को जानबूझकर हजारों साल पहले नष्ट कर दिया गया था, इससे पहले कि कोई इसे गिराता। हालांकि यह 1 मीटर 3.3 फीट लंबा और आधा टन वजन का होता। कोई नहीं जानता कि मिस्र की मूर्ति इजराइल में क्या कर रही थी। पीछे छोड़ दिया गया एकमात्र सुराग आधार पर एक शिलालेख है जो किंग माइसेरिनस नाम रखता है, एक फिरौन का नाम जिसने 2500 ईसा पूर्व के आसपास मिस्र पर शासन किया था। यह अत्यधिक संभावना नहीं है कि मिस्र के लोगों द्वारा तेल हजोर पर विजय प्राप्त की गई थी। माइसेरिनस उर्फ मेनक्यो के शासनकाल के दौरान तेल हजोर कनान में एक व्यापारिक केंद्र था जो सीधे मिस्र और बेबीलोन के बीच था। यह क्षेत्र की 2 सबसे बड़ी शक्तियों की आर्थिक भलाई के लिए महत्वपूर्ण था। हमारा सबसे अच्छा अनुमान है कि यह एक उपहार था। यदि यह एक उपहार था, हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि राजा माइसेरिनस ने इसे क्यों भेजा था, या उस मामले के लिए किसी को इतना गुस्सा क्यों आया कि वह इसे चकनाचूर कर दे। हम सभी वास्तव में निश्चित रूप से जानते हैं कि किसी कारण से किसी ने गीजा के महान स्फिंक्स से 1000 किलोमीटर 600 मील दूर एक स्फिंक्स का निर्माण किया। 7. राजा टुट की रहस्यमय मौत। राजा तूतुखामुन केवल 19 वर्ष का था जब उसकी मृत्यु हुई, और कोई भी निश्चित रूप से नहीं जानता कि क्या हुआ। उनकी मृत्यु एक पूर्ण रहस्य है, लेकिन इसलिए नहीं कि वे अपने जीवन के चरम पर थे। टुट की मृत्यु इतना रहस्यपूर्ण होने का कारण ये है कि उसके साथ इतनी सारी गलतियां थी कि यह कहना कठिन है कि किसने उसे समाप्त किया। राजा टुट का स्वास्थ्य बहुत खराब था। उसे मलेरिया था एक बात के लिए, और वो इतनी आनुवंशिक अक्षमताओं के साथ पैदा हुआ था कि इतिहासकारों को यकीन है कि उसके माता पिता भाई और बहन रहे होंगे।
उनके पास एक क्लब पैर और आनुवंशिक दोष थे। कुछ का मानना है कि उनकी मृत्यु समय की बात से ज्यादा कुछ नहीं हो सकती थी। उनकी एक खंडित खोपड़ी भी थी, जिसे लंबे समय तक पुरातत्वविदों द्वारा एक संकेत माना जाता था कि वह सिर में वार किया गया है। आज यह माना जाता है कि उसके शरीर पर लेप लगाए जाने के दौरान उसका सिर क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन उसकी हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया गया है। मरने से कुछ समय पहले ही उसने अपना घुटना तोड़ दिया था, जिससे एक सिद्धांत का जन्म हुआ है कि वो रथ दुर्घटना में मारा गया था, यदि वह था। हालांकि उस रथ पर पहले स्थान पर चढ़ना एक अजीब निर्णय था। टुट इतना विकृत था कि वह बिना किसी को सहारा दिए खड़ा भी नहीं हो सकता था। ये कुछ भी हो सकता था, या यह एक ही बार में उसे प्रभावित करने वाली कई अलग अलग चीजें हो सकती थी। केवल एक चीज जो हम निश्चित रूप से जानते हैं वह ये है कि राजा टुट को अपने जीवन के आखिरी महीने में बहुत सारी खुशखबरी नहीं मिली। 6. द ग्रेट पिरामिड का हिडन चैम्बर। उनमें से सबसे बड़ा पिरामिड 4500 साल पहले फिरौन खुफू के लिए बनाया गया था। यह विशाल संरचना लगभग 150 मीटर 490 फीट ऊंची है, जिसे 2.3 मिलियन से अधिक पत्थर के ब्लॉक के साथ बनाया गया है। और फिर भी कुछ समय पहले तक अंदर केवल 3 कक्ष प्रतीत होते थे। यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत अधिक जगह बर्बाद हो गई है, तो आप अकेले नहीं हैं। इसलिए एक टीम ने नवंबर 2017 में पिरामिड को स्कैन किया, ये देखने के लिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है। निश्चित रूप से पिरामिड की ग्रेट गैलरी के ऊपर उन्हें संकेत मिले कि पूरे पिरामिड में सबसे बड़े कमरे जितना बड़ा एक बड़ा छिपा हुआ कक्ष हो सकता है। अजीब बात यह है कि मिस्रियों ने जानबूझकर छिपे हुए कक्ष को पूरी तरह से दुर्गम बनाने के लिए बनाया था। इससे जुड़े कोई गलियारे या रास्ते नहीं हैं, जिस तरह से वे अंदर कुछ भी रख सकते थे। अगर वे पिरामिड बनाते समय कक्ष को भर देते, फिर बाद में इसे सील कर देते। हमने अभी भी छिपे हुए कक्ष के अंदर नहीं देखा है, लेकिन जो कुछ भी वहाँ है, फिरौन खुफू जाहिर तौर पर नहीं चाहता था कि वो कभी भी दिन का उजाला देखे। 5. विदेशी किताब में लिपटी ममी। 1848 में एक व्यक्ति ने अलेक्जेंड्रिया के एक दुकानदार से मिस्र की एक प्राचीन ममी खरीदी। सालों तक उन्होंने इसे एक सजावट के रूप में प्रदर्शित किया, यह महसूस नहीं किया कि उन्हें कितनी अजीब कलाकृति मिली है। हालांकि कुछ दशक बाद उसकी पट्टियां निकालने के बाद वैज्ञानिकों ने कुछ बहुत ही असामान्य पाया। ममी को एक किताब के सनी के पन्नों में लपेटा गया था और यह मिस्र में नहीं लिखा गया था। ये पता लगाने में वर्षों लग गए कि यह कौन सी भाषा थी, लेकिन आज हम जानते हैं कि यह इट्रस्कैन भाषा में लिखी गई है, एक प्राचीन सभ्यता जो कभी आधुनिक इटली में रहती थी। यह एक ऐसी भाषा है जिसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। इस ममी के चारों ओर लिपटे हुए शब्द अब तक का सबसे लंबा इट्रस्कैन टेक्स्ट बनाते हैं। हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रश्न अनुत्तरित हैं। एक बात तो यह है कि हम अभी भी नहीं जानते हैं कि पाठ क्या कहता है। हम केवल कुछ शब्दों को ही समझ सकते हैं जो तिथि और देवताओं के नाम प्रतीत होते हैं, और इसके अलावा हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि इसका क्या अर्थ है या कोई इसे मृत शरीर के चारों ओर क्यों लपेटेगा। सबसे बढ़कर हमें कोई पता नहीं है मिस्र में एक ममी के चारों ओर एक इट्रस्कैन किताब क्यों लपेटी गई थी। क्या वो इट्रस्कैन थी? यदि हाँ, तो वह मिस्र में क्या कर रही थी और उसने दुनिया को अपने अंतिम संदेश में क्या रखा? 4. द डेंडेरा लाइट। मिस्र के डेंडेरा में एक मंदिर की दीवार पर एक बहुत ही अजीब छवि दिखाने वाली एक बड़ी राहत है। ये दिखाता है, सामान्य व्याख्या के अनुसार, आग की एक बड़ी गेंद में एक सांप एक कमल के फूल से उड़ता है, जबकि मानव हाथों के साथ एक खंभे द्वारा पकड़ा जाता है। यह एक अजीब तस्वीर है, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि खंभे के हाथ हैं। ये ठीक क्रुक्स ट्यूब के मॉडल जैसा दिखता है, जो 19वीं शताब्दी में आविष्कार किए गए शुरुआती प्रकाश बल्ब का एक प्रकार था। वास्तव में यह एक प्रकाश बल्ब की तरह दिखता है कि कुछ लोगों को लगता है कि यह सिर्फ एक आरेख हो सकता है जो दिखा रहा है कि इसे कैसे बनाया जाए। माना जाता है कि यह इस तरह का सिद्धांत है जिसे आप आमतौर पर इतिहास चैनल पर लंबे बालों वाले पागल लोगों द्वारा प्रस्तावित करते हैं, लेकिन उनके पास कुछ अजीबोगरीब तर्क हैं। पूरे मंदिर में डेंडेरा लाइट दिखाने वाला कमरा एकमात्र ऐसा कमरा है जिसमें आग जलाने वाले दीपक नहीं थे। पुरातत्वविदों को ऐसे अवशेष मिले हैं जिनसे पता चलता है कि मिस्र के लोगों ने इस इमारत को छोड़कर इमारत के हर दूसरे हिस्से में दीपक जलाए थे। तो अगर उनके पास यहाँ संग्रहित प्रकाश बल्ब का प्रारंभिक संस्करण नहीं था, तो उन्होंने कुछ कैसे देखा? और अगर कमरे में घोर अंधेरा था, तो उन्होंने दीवार पर इतनी पेचीदा तस्वीर लगाने की जहमत क्यों उठाए? 3. नष्ट पिरामिड। जेडफ्रे का पिरामिड। मिस्र में किसी भी पिरामिड का उच्चतम बिंदु होना चाहिए। जेडफ्रे ने इसे सुनिश्चित किया। उसके पास सबसे बड़ा पिरामिड बनाने के लिए संसाधन नहीं थे, लेकिन उसने ये सुनिश्चित करने के लिए थोड़ा सा उपाय किया कि उसकी कब्र की नोक वैसे भी हर किसी की तुलना में थोड़ी लंबी हो। उसने इसे एक पहाड़ी पर बनाया था।
हालांकि किसी कारण से जबकि मिस्र के अन्य सभी पिरामिड हजारों वर्षों के बाद भी खड़े हैं, जेडेफ्रे का पिरामिड अकेले पूरी तरह से नष्ट हो गया है। जो कुछ बचा है वो आधार है। कोई भी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है कि इसका क्या हुआ, लेकिन सिद्धांत है। कुछ लोग सोचते हैं कि ज्यादा काम पूरा करने से पहले ही जेडेफ्रे की मृत्यु हो गई और उनका पिरामिड खंडहर में रह गया। दूसरों को लगता है कि रोमनों ने 2000 साल पहले एक बड़े ऐतिहासिक स्मारक को तोड़ते हुए पत्थरों के लिए इसका उत्खनन किया था। और अभी भी दूसरों को लगता है कि मिस्र के लोग वास्तव में जेडेफ्रे से नफरत करते थे, इतना कि वे एक पूरे पिरामिड को पूरी तरह से अलग करने के लिए तैयार थे। 2. रानी नेफरटिटी का गायब होना। रानी नेफरटिटी मिस्र पर शासन करने वाली कुछ महिलाओं में से एक होने के लिए प्रसिद्ध है। वो फिरौन अखेनातेन की पत्नी थी, संभवतः फिरौन तूतुखामुन की मां थी, और माना जाता है कि उसने मिस्र पर अधिकार कर लिया और अपने अधिकार में शासन किया। और फिर भी, जबकि अन्य फिरौन की कब्रें आज भी मिस्र के ऊपर बनी हुई हैं, किसी को भी नेफरटिटी का अंतिम विश्राम स्थल नहीं मिला है। उसकी कब्र की खोज वर्षों से चली आ रही है। 2018 तक पुरातत्वविदों को लगभग यकीन हो गया था कि उन्हें राजा टुट की कब्र में छिपे एक गुप्त कक्ष में उसकी कब्रगाह मिली है। मई में, हालांकि, उन्होंने सावधानी से दीवार को स्कैन किया और पाया कि वहां कुछ भी नहीं था। दिलचस्प बात यह है कि मिस्र के इतिहास में भी उनकी मृत्यु का कोई जिक्र नहीं है। उसके पति अखेनातेन के शासन के लगभग 12वें वर्ष के बाद उसके बारे में सभी उल्लेख बिल्कुल बंद हो जाते हैं। कुछ का मानना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि वो फिरौन बन गई और एक अलग नाम ले लिया, लेकिन हर कोई इससे सहमत नहीं है। कुछ लोग सोचते हैं कि इस रहस्य का उत्तर हमारी आशा से थोड़ा अधिक सांसारिक है। डॉक्टर जॉयस टाइड्सले के अनुसार सबसे सरल व्याख्या ये है कि नेफरटिटी कभी भी फिरौन नहीं था। डॉक्टर टाइड्सले का मानना है कि लोगों ने 1920 के दशक में नेफरटिटी से एक बड़ा सौदा किया क्योंकि उसके चेहरे की एक मूर्ति लोकप्रिय हो गई थी और वे चाहते थे कि वो इतनी बुरी तरह से लोकप्रिय हो कि इस पर विश्वास किया जा सके। डॉक्टर टाइड्सले के अनुसार स्पष्टीकरण सरल है। हम नहीं जानते कि नेफरटिटी का क्या हुआ क्योंकि वो इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं थी। 1. द लॉस्ट लैंड ऑफ पंट। प्राचीन मिस्र के लेख पंट नामक स्थान के संदर्भों से भरे हुए हैं। ये सोने, हाथी दांत और विदेशी जानवरों से भरा एक प्राचीन अफ्रीकी साम्राज्य था जिसने मिस्रवासियों की कल्पनाओं को उत्साहित किया और यह अत्यंत शक्तिशाली रहा होगा। यह एक ऐसा स्थान था जिसने मिस्रवासियों के सम्मान की कमान संभाली थी, एक ऐसी भूमि जिसे उन्होंने ईश्वर की भूमि करार दिया था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पंट का अस्तित्व था। प्राचीन ग्रंथों में इसके अनगिनत उल्लेख मिलते हैं। मिस्र के एक प्राचीन मंदिर में पंट की रानी की एक तस्वीर भी है। लेकिन यह स्थान कितना शक्तिशाली और महत्वपूर्ण रहा होगा, इसके बावजूद हमने इसे कभी नहीं पाया। हमारे पास पंट के एकमात्र निशान मिस्रियों द्वारा रखी गई कलाकृतियां हैं। वैज्ञानिक ये पता लगाने के लिए बेताब थे कि यह राज्य कहाँ था। 2 बबून के ममीकृत अवशेषों का अध्ययन किया जो मिस्रियों को पंट से मिले थे और यह निर्धारित किया कि बबून कम से कम आधुनिक इरिट्रिया या पूर्वी इथियोपिया के क्षेत्र से आए थे। ये पर कम से कम हमें पंट खोजने के शिकार में एक प्रारंभिक बिंदु देता है, लेकिन ये पुरातात्विक खोज के लिए एक बड़ा क्षेत्र है और अगर हमें कभी पंट साम्राज्य के खंडहर मिलते हैं तो ये हमारे अतीत को उजागर करने के लिए रहस्यों की एक पूरी नई श्रृंखला खोल देगा।